अब नेक्स्ट आइटम आ गया तुम्हारा कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट कॉस्ट मतलब तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कॉस्ट मतलब जैसे प्राइस होता है, कॉस्ट हाँ वही पैसे वगैरह जो होते हैं। इसकी कॉस्ट प्राइस ही होता है ना? है प्राइस, लेकिन कौन सी प्राइस? द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आया, इट इज नोन एज कॉस्ट। अब बनाने में क्या क्या आता है? किसी प्रोडक्ट को बनाना होगा तो पहला लगेगा मटेरियल यानी सामान, दूसरी लगेगी लेबर यानी बनाने वाले मजदूर, और तीसरा लगेगा लाइट बिजली पानी यानी एक्सपेंस। तो कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। Cost is the combination of material, labor and material, labor and expense। ठीक है ना? दूसरा लिख सकती हो, The manufacturing price of goods is known as cost. The manufacturing price of goods is known as cost. अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, हम जब जैसे हमने ये लिख लिया ना, तो ये भी याद करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिर्फ दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर के अपने हिसाब से चीज़ें बनाओ। अच्छा क्या मतलब हुआ? जैसे बॉटल है, इस बॉटल को बनाने में क्या खर्चा आया, वो हमारी कॉस्ट। इस बुक को बनाने में हमारा क्या खर्चा आया, वो हमारी कॉस्ट। अब इस बुक को बनाने में क्या क्या लगा होगा? पेपर लगा, इंक लगी, गम लगा होगा चिपकाने के लिए, इसको बनाने वाला कोई ना कोई आदमी होगा, उसको तनख्वाह दी गई होगी, और इसको बनाया जहाँ गया होगा वहाँ बिजली भी लगी होगी। तो क्या लगा? मटेरियल लगा, लेबर लगी और एक्सपेंस। इन सब के कॉम्बिनेशन को तो इतने में बन के तैयार, तो जितने वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो हुई हमारी कॉस्ट। क्लियर? अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक मतलब हम कोई भी चीज़ सामान बेच रहे हैं, तो हम जब कंपनी से या फैक्ट्री से हम वो सामान बाय चांस में शैम्पू की बोतल है, वो मैं कंपनी से 10 रुपये की ले रही हूँ, बट मैं उसको मतलब अपने बिजनेस में मार्केट में सेल कर रही हूँ, तो मैं उसको 20 रुपीज़ कर रही हूँ। तो जो हमारा 10% है वो हमारा प्रॉफिट है। 10% अब 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। यानी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी को खरीद के लाते हैं और जितने में बेचते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक, अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट। फॉर्मूला क्या बना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने में बनाया और कितने में बेचा, इसको माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आएगा। अब एक चीज बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग। तो सेलिंग से कॉस्ट माइनस होगा। कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, कॉस्ट माइनस सेलिंग, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना? प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना है, सेलिंग माइनस कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है। वाउचर, व्हाट इज वाउचर? सुना गिफ्ट वाउचर सुना है ना? गिफ्ट वाउचर सुना। ठीक है ना? अब देखो, वाउचर का मतलब है द डॉक्यूमेंट, या पहले मैं डिटेल में डेफिनेशन बोलता हूँ। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। वो डॉक्यूमेंट या वो कागज या वो बिल या वो पेपर जो इस बात का सबूत है कि ये काम हुआ है, उसको बोलते हैं वाउचर। जैसे तुम कोचिंग आ रही, तुमने फीस दी, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने फीस दी? जो मैं आपको रसीद दूंगा, वो रसीद इस बात का प्रूफ है कि तुमने फीस दी। तो रिसिप्ट किस बात का सबूत है? फीस जमा हो गई है। वो जो रसीद है वो क्या कहलाएगी?
तुम बिजली का बिल जमा करके आई, तुमको क्या मिली? मेरे को स्लिप, स्लिप मिली। वो स्लिप किस बात का सबूत है? कि मैंने बिल जमा कर दिया, वो क्या है? वाउचर। वाउचर। तुम दुकानदार के यहाँ गई, तुमने सामान खरीदा, उसने बिल बना के दिया, वो बिल क्या है? वाउचर। तुमने सामान बेचा और बिल बना के कस्टमर को दिया, कोई वाउचर। वो बिल किस बात का सबूत है? उसने मेरे को पैसे दिए, उसने पैसे दिए हैं या वो काम हुआ है, हो गया। सामान बिका है, सामान खरीदा है, बिजली का बिल जमा किया है। तुम बैंक में पैसा जमा करती हो, वहाँ से पर्ची मिलती है, वो पर्ची किस बात का सबूत है? कि मैंने बैंक में पैसे जमा किए। जमा। तो वो जो पर्ची है उसको बोलेंगे वाउचर। बात समझ में आई? व्हाट इज वाउचर? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज नोन एज वाउचर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो मतलब अब जैसे सेल, हमने जो प्रोडक्ट लिया था मार्केट फैक्ट्री से, तो उसमें तो हम मतलब उसमें हम मार्जिन रखते हैं, हम अपने से कुछ मार्जिन रखते हैं उसमें। हम बाय चांस उसमें 20 रुपीज़ की मार्जिन रखते हैं और हम उसको 15 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो हम वो 5 रुपीज़ डिस्काउंट कर रहे हैं देने में। जब हम एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में सामान खरीदते या बेचते हैं, इट इज नोन एज डिस्काउंट। सिंपल। ठीक है ना? ये अच्छी बात है कि तू दिमाग लगाती है और उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करती है। इस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं। कोई अगर बोलेगी ना क्या फालतू बोल रही हो, टीचर जैसा बोलते हैं स्कूल में कि तुम बोल रही हो, मतलब ऐसा नहीं होता है, तुमको पता है, तो फिर नहीं बोलती, मैं बोलती हो गया अभी पढ़ाते रहिए। बिल्कुल इस आदत को मत छोड़ना, क्योंकि ये आदत बहुत काम की है। अगर इसको तुमने छोड़ा ना तो मान लेना दिमाग में ढक्कन लग जाएगा, सोचना बंद हो जाएगी। तो सोचना बंद नहीं करना है, ठीक है ना? तुमने बोला एकदम सही, वर्ड अलग अलग थे। तुमने बोला वही है जो मैंने इस बुक में दूसरी भाषा में लिखा है। दूसरे की बुक उठाओगी, इसी डिस्काउंट की डेफिनेशन उसमें दूसरा तरह से लिखी होगी। लिखा तो वही है ना। डिस्काउंट क्या है? जो हमारा प्राइस है उससे कम में हमने दे दिया। यही तो तुम भी बोल रही थी। तुमने एग्जाम्पल दे दिया कि 20 रुपए में खरीदा, 15 में दे दिया, 5 रुपये डिस्काउंट। तुमने एग्जाम्पल को डेफिनेशन बना दिया। एक हैबिट डालो कि पहले डेफिनेशन बनाओगी फिर एग्जाम्पल बनाओगी। और अगर एग्जाम्पल दिमाग में पहले आ जाता है तो स्टार्टिंग में बोल देना फॉर एग्जाम्पल, और फिर बाद में डेफिनेशन जोड़ देना। डेफिनेशन जब एग्जाम्पल बन जाएगा तो उसी से डेफिनेशन बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल बनाना मतलब इजली हो जाता है, बट डेफिनेशन थोड़ा टफ हो जाती है। तो जब एग्जाम्पल से डेफिनेशन बनाना होता है तो हम ये सोचते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें जो हमने नंबर यूज किया उस नंबर का नाम क्या है। जैसे तुमने बोला ना 20 रुपये में हमने बेचा, बेचना था, हमने 15 में बेचा तो 5 रुपये डिस्काउंट हुआ। अब नंबर 20 रुपये क्या था? एमआरपी। एमआरपी, हाँ एमआरपी। बेचा कितने में? 15 में, यानी सेल्स कितने में हुई? 15। तो 5 क्या निकल के आया? डिस्काउंट। अब इसकी डेफिनेशन बना दो। जब एमआरपी से हम कम में बेचते हैं, जब हम एमआरपी से कम में बेचते हैं तो वो डिस्काउंट। वो डिस्काउंट। यानी व्हेन वी सोल्ड द गुड्स लेस देन एमआरपी इज नोन एज डिस्काउंट। तुम्हारी भाषा में डेफिनेशन तुम्ही ने बनाई, ठीक है ना? जो 12th है ना बेटा, 12th में कॉपी जो चेक करते हैं ना, वो ये नहीं चेक करते कि तुमने बुक की लैंग्वेज लिखी है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा है। जब तुम 12th में आओगी तो मैं तुमको टॉपर्स की कॉपियाँ भेजूंगा जो बोर्ड देता है, और जब उन कॉपियों को तुम देखोगे ना तुमको लगेगा अरे ये तो अपनी भाषा में लिखी है, बुक का कुछ है ही नहीं और टॉप है। तो मतलब फॉरगेट अबाउट द टीचर, क्या सोच रहा है, फोकस कि हम सीख क्या है। ठीक है ना? चलो, अभी डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब पहले समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, कैसे समझाऊं, जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ तो कैसे पढ़ाता हूँ कि तुम दुकान जाती हो मार्केट में बड़े ग्लास में लिखा रहता है 20% ऑफ, लिखा रहता है 30% ऑफ लिखा रहता है। अब तुम उस दुकानदार को पहचानो या ना पहचानो, तुम अगर सामान लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है, करेक्ट। लेकिन
जो ये वाला डिस्काउंट है जो सबको देती है, बता के, सबके लिए बता उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट विच इज गिवन जनरली टू एवरी परचेज एंड एवरी सेल इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। बट व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट हम केवल उन्हीं को देंगे जो हमको तुरंत पैसा देंगे। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश ट्रांजेक्शन ओनली। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट ओनली। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका सिखाते हैं, ये याद कैसे रहे। ट्रेड डिस्काउंट क्यों मैं बोलता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो भंडारे का प्रसाद है, जो सबके लिए होता है। आया और दो, वो ऐसे किया धर दो। क्या उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, 3 बार आ गए, नहीं, बटता जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो है जो हम सबको देते हैं। बट कैश डिस्काउंट जो है ना, वो घर की पूजा का प्रसाद है। घर में सत्यनारायण की पूजा रखे हो, हवन रखे हो, उसका प्रसाद है कैश डिस्काउंट। तो वो हम किसको देंगे? जो मतलब मांगे, जो हमारे जान पहचान का हो, हाँ जो जान पहचान को उसमें डिस्काउंट करते हैं, वो है कैश डिस्काउंट। हम उसी को देंगे और याद रख के देंगे कि चाचा के यहाँ गया कि नहीं तो चाचा मुंह खुला लें, बड़े पापा के यहाँ पहुंचा कि नहीं। ये वो है जो हम केवल कैश के लोगों को देते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सबको नहीं बटेगा, सबको नहीं करते। ये केवल उनको मिलेगा जो एक्चुअल में कैश पेमेंट कर रहे। ठीक, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जब अपन क्वेश्चंस लगाएंगे तो आएगी, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आएगा, तब मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं अगला, स्टॉक। बताया था ना, हाँ किसी चीज को मतलब जैसे हम मैं तो एग्जांपल ही देके बताओ ना एग्जांपल दे। एग्जांपल देके कि जैसे मतलब मैंने कोई भी कंपनी से स्टॉक में सामान लिया, मतलब ज़्यादा सामान लिया, और कुछ सामान हम अपनी दुकान में रखते हैं, मतलब जो स्टोर होती है, और कुछ सामान हम अपने मतलब गोडाउन वगैरह में रखते हैं। ठीक है, तो मतलब जो है अब बाय चांस दुकान वाला सामान खत्म हो गया, जो हमारे पास स्टॉक रखा है उसको लाके जो दुकान में रखते हैं, रिपीट होता जाता है, जिसको बोलते हैं ठीक है, लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा यार। नहीं आ रहा है मतलब रोटेशन, हाँ रोटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। एक वो भी सही है। ठीक है ना, हमने कल क्या बताया था? लैंग्वेज टू लैंग्वेज हमने बोला था अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। वो सामान जो अभी बिका नहीं है इसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हम 100 पीस खरीद के लाए, 80 पीस बिक गया, तो 20 जो बचा वो स्टॉक। अब वो तुम बोल रहे हो कि वो कहाँ रखा है गोदाम? तुम भी वही बोल रही हो कि हम 100 पीस ला के रखे थे, उसमें से 80 पीस हमने दुकान में रखा था, दुकान वाला बिक गया, तो जो हम गोदाम से ला के दुकान में रखेंगे वो स्टॉक। तुमने यही बोला है, ठीक है ना, हमने भी वही बोला है, पर तुम्हारी वर्डिंग अलग है, हमारी वर्डिंग अलग है। अब ना तो तुम गलत हो ना तो हम गलत, दोनों का आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया हमने अपने दिमाग से आंसर बनाया कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जाम दे रही होगी उस समय मेरे शब्द अगर नहीं याद आए तो क्या काम आएगा? ठीक है ना, ये हो गया। अब स्टॉक का लफड़ा, ये स्टॉक कितने प्रकार का होगा? कॉपी दिखाओ। अब ये बेसिकली होता है दो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मतलब क्या है? शुरुआत। अब बिजनेस की शुरुआत कब होती है? जब हम मतलब जब हम न्यू बिजनेस खोलते हैं। कब खोले? कॉमर्स में कोई भी बिजनेस ओपन होता है
1 अप्रैल से। बिजनेस का जो ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से चालू होता है। और खत्म कब होता है? जैसे 2023 में चालू होगा ना, मार्च 2024 में खत्म होगा। ये 1 साल होगा, 12 मंथ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल कब खुला? मेरा अप्रैल 1 जुलाई। हाँ, अभी 1 जुलाई को खुला है। ईयर 1 जुलाई में ही खुलता है स्कूल। हाँ, अप्रैल में अब चलाने अलग है फीस के चक्कर में, हाँ, समझ में आया? तो फीस वसूलने के चक्कर में, बुक बेचने के चक्कर में अप्रैल से चला रहे हैं। इसलिए अप्रैल से चलाएंगे। ईयर चालू होता है रियल में जुलाई में, खत्म कब होता है? खत्म होता है फरवरी मार्च में पेपर होता है। हाँ, ईयर खत्म होता है जून में। 2 महीने का वैकेशन होता है, हाँ, हाँ, मई जून। मई वेकेशन होता है, बट स्कूल है। स्कूल का ईयर होता है जुलाई से जून। इसीलिए तुम्हारी मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है 2020-21, हाँ, 21-22 मार्कशीट में लिखा रहता है ना। तो क्यों लिखा है? क्योंकि चालू कब हुआ? 1 जुलाई 2023। खत्म कब होगा? 30 जून 2024। इसीलिए लिखा होता है 23-24। तो बिजनेस का जो ईयर चालू होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। तो जो 1 अप्रैल को हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक मतलब क्या? जो सामान बचा। बचा है। 1 अप्रैल को जो सामान हमारे पास बचा है उसको बोलेंगे ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक जो 31 मार्च को हमारे गोदाम में है। पूरे साल में कितना आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, पूरे दिन रो कितना बचा बचा, वह क्लोजिंग। अब इसको थोड़ा और आसान, जो सुबह सुबह शटर उठाए दुकान में जो माल है वो है ओपनिंग। और रात को शटर गिराते समय जो माल दुकान में है वो है क्लोजिंग। ऐसे में याद रहेगा। हाँ भाई, सुबह शटर खोली, 15 पीस साबुन की बट्टी रखी, ओपनिंग। शटर बंद की, 2 पीस बची, क्लोजिंग। बाकी मतलब क्या हो? बिक्री। बात समझ में? तो यह है ओपनिंग और क्लोजिंग। अब एक फैक्ट्री के हिसाब से सोचना। मान लो तुम्हारी पापा क्या करते हैं? पापा नहीं, पापा नहीं। मम्मा क्या करती? मम्मी का ब्यूटी पार्लर है। मम्मी का ब्यूटी, ठीक है ना। मम्मी का ब्यूटी पार्लर है तो मम्मी के पास कोई ना कोई सामान ओपनिंग स्टॉक रहता होगा सामान। और जब ब्यूटी पार्लर क्लोज होता होगा दिन में, जो सेल हो जाता है, फिर जो बचता है वो क्लोज होता है। ठीक है ना। ऐसे ही फैक्ट्री है, मान वहाँ पे फर्नीचर बनता है। तो फर्नीचर को बनाने में जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से स्टॉक को 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है ना। पहला पार्ट है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश्ड गुड्स। अब ये है, अब मान लो फर्नीचर की दुकान है, ठीक है। तो फर्नीचर की दुकान में रॉ मटेरियल क्या होता है? लकड़ी, फेविकोल, प्लाई, ये सब क्या कहलाएगा? करेक्ट। वो वर्क इन प्रोग्रेस, जो बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, बनाने हैं, बना रहे हैं, यानी लकड़ी काट के अलग रख दी, पेंट करके रख दी, आधा सोफा बना है, अभी गद्दी नहीं लगी है,
तो ये है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। ठीक, फिनिश्ड, बन के सोफा तैयार रखा है बेचने के लिए। अब ये तीनों सामान शुरू में भी हो सकता है और ये तीनों सामान एंड में भी हो सकता है। रॉ मटेरियल 1 अप्रैल को भी हमारे पास हो सकता है और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा बना माल 1 तारीख को भी रखा हो सकता है दुकान के अंदर और आधा बना माल करेक्ट 1 अप्रैल को भी हमारे पास हो सकता है, 31 मार्च को हो सकता है। बात करनी पड़ी, यानी ये जो है वो यहाँ भी होगा और यहाँ। तो कितने प्रकार का स्टॉक हो गया? 1 2 3 4 5 6। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, अगर कोई पूछता है व्हाट इज रॉ मटेरियल, द मटेरियल विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर गुड्स, वो रॉ मटेरियल किसी भी सामान को बनाने में लगने वाला सामान। जैसे घर में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी क्या है? सब्जी, मसाला, नमक, धनिया, मिर्चा, प्याज, अदरक, ये जो जो उसमें लग रहा है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है ना, वो कहलाएगा रॉ मटेरियल। अब सब्जी कढ़ैया में डली है, पक रही है, वो क्या है? अब बन के तैयार हो गई, अब याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी मम्मी की ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, जो दुकान में काउंटर में सामान रखा है ब्यूटी पार्लर में, वो है रॉ मटेरियल। अब कोनो आया, उसको लीपा पोती करके बैठा है कुर्सी में, हाँ, अभी उसके मुँह में पुता हुआ है, बैठा है बेचारा, तो वर्किंग प्रोग्रेस। और जब वो तैयार हो गया तो ठीक है ना। गलत होने से बिल्कुल न डरना, गलती जितनी कर सकती है कर डालो, ये हमेशा याद रखना बेटा। गाड़ी चलाती है, कभी भिड़ी है? हाँ, एक बार। अब जब वहां से निकलती है तो गाड़ी अपने आप धीमी होती है कभी? हाँ। क्यों होती है? डर लगता है। वही का डर लगता है, क्योंकि एक बार हम गिर चुके हैं। वही हाँ। ना, तो वहां से जब निकलती होगी तो मतलब अपने आप थोड़ा धीरे हो जाता है। थोड़ा धीरे हो जाती, क्यों? क्योंकि वहाँ भिड़ चुकी है, यानी वहां गलती हुई है ना, याद आ जाता है। ऐसे ही जिंदगी में जितना गलती करेगी ना उतना सुधार होगा, क्योंकि बार बार याद आएगा कि ये गलती नहीं करना है। तो गलती करने से बिल्कुल नहीं डरना लाइफ में, गलती होती है ना, हो जाए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, वही गलती बार बार नहीं करना है। वो फिर गलत है। अब जहां तुम भिड़ी थी तेज चलाने या किसी भी कारण से, वहीं दोबारा भिड़ जाओ तो गलती है ना यार, कि तुम सीखी कुछ नहीं। वही चीज़ रिपीट करना। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड। अब आता है डेटर। डेटर या डेप्टर, ठीक है ना। तो डेप्टर मीन्स द पर्सन हु पे मनी टू यू। वो लोग, अब देखो याद रखने का तरीका डी है ना, इसी को हिंदी में बोलते हैं द डी। द डी एक जैसा शब्द है। डेटर मीन्स देने वाला। डेटर वो होगा जो फ्यूचर में तुमको पैसे देगा। अच्छा, फ्यूचर में तुमको कोई पैसा क्यों देगा? जो उनसे पहले लिया होगा पास्ट में, या तो तुमसे सामान ले लिया है, या वो हमने जो पैसे ये तुमको पैसा लिया है, इसलिए वो पैसा देगा। तो जो तुम्हें पैसे देगा इज नोन एज डेटर। करेक्ट? अगला तो होगा डेटर। क्रेडिटर, इसका उल्टा
ये देने वाला है तो ये कौन होगा? जो तुमसे पैसा लेगा, तुमसे पैसा कौन लेगा? जिससे मैं ली हूँ। या तो तुम किसी से पैसा ली हो, या तो तुम उसकी दुकान से सामान ले आई हो। तो मैं पैसा लेगा तो पैसा देने वाला डेटर और पैसा लेने वाला क्रेडिटर। ठीक है ना? द पर्सन हु गिव मनी टू यू इज नोन एज डेटर। द पर्सन हु टेक मनी फ्रॉम क्रेडिटर। ये दो ही लोग हैं, डेटर क्रेडिटर। रिसीवेबल और पेपर। द मनी विच वी रिसीव इन फ्यूचर, वो पैसा जो हम भविष्य में हमको मिलेगा। फ्यूचर में तो कोई लिया होगा तब वो फ्यूचर में देगा। मनी विच वी रिसीव इन फ्यूचर इज नोन एज रिसीवेबल। रिसीवेबल धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मत कंफ्यूज है ना। ये सब नए शब्द है। जब मैंने क्या बोला, तुम लोग किस क्लास में हो? तुम 11। नर्सरी। हाँ, अभी इसका नर्सरी 11। ठीक है ना, इसका नर्सरी है। और नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो टीचर जब कुछ पढ़ाता है ना तो उसके मुंह से कुछ और निकलता है, शब्द लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो शब्द उसके लिए नए हो। तो कॉमर्स के शब्द तुम्हारे लिए नए हैं। डोंट टेक टेंशन। रिसीवेबल मीन्स द मनी विच वी रिसीव इन फ्यूचर। पेबल मीन्स द मनी विच वी पे इन फ्यूचर। रिसीव करना यानी मिलेगा। हाँ, पे का मतलब देना पड़ेगा। ठीक। तो रिसीवेबल द मनी विच वी रिसीव इन फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बड़ा करते जाना है तो इसको पढ़ते जाओगे ना, बड़ी लंबी चौड़ी बना लोगी। पर सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए रिसीवेबल मतलब पैसा मिलेगा, पेबल मतलब पैसा देना है। ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो रेवेन्यू मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएंगे और उससे इनकम आएगी। मतलब अभी पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में उससे इनकम होगी, वो कहलाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो पैसा जो हमने लगाया जिससे हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीद लेना, बिल्डिंग खरीद लेना, हाँ, या प्रॉपर्टी जमीन खरीद लेना, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा पटांग है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारी कोई कंपनी है, तुमने अमिताभ बच्चन को 3 साल के लिए हायर कर, तो 3 साल में तुम्हारी कंपनी का ऐड कर और तुम उसको दोगी 3 करोड़ 1 साल का। तो वो 3 करोड़ रुपया जो तुमने एक अमिताभ बच्चन को पहले साल ही दे दिया, तुम 3 साल किसी और का ऐड नहीं करोगे, मेरा करो, तो वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने लंबे समय के लिए पहले ही कर दिया और उसको हर साल थोड़ा थोड़ा कट करते जाएंगे। क्योंकि 3 साल के लिए 3 करोड़ दिया तो पहले साल का 1 करोड़, दूसरे साल का 1 करोड़, तीसरे साल, और दे अभी दिया ताकि वो बुक हो मतलब किसी और के पास ना जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये लंबे समय के लिए जो एक्सपेंस करते हैं तो कहलाते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट मतलब बैड मतलब डेट मतलब अच्छा देने वाला, बुरा देने वाला। मतलब बुरा देने वाला मतलब जिसको तुमने उधार दिया था, जो तुमको पैसा देने वाला था, वो नहीं दे रहा, तो उसको बोलेंगे बैड। यानी वो पैसा जो डूब गया, चला गया, वो मिलने वाला नहीं, उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड मतलब बुरा, डेट मतलब डेट, देने वाला, बुरे देने वाले। बुरे देने वाले कौन? जो पैसा नहीं दे रहे। क्लियर?
द पर्सन हु डोंट पे देयर मनी इज नोन एज बैड। वो व्यक्ति या वो पैसा जो हमको भविष्य में मिलना था अब नहीं मिलेगा, हो गया बैड। परचेज रिटर्न बता चुका हूँ, सेल्स रिटर्न बता चुका हूँ। कमीशन, अब हमको किसी चीज़ का काम करने के लिए हम मतलब सामने वाले को काम कराना है मेरे से, तो अब वो मेरे को काम करना है तो मुझसे कमीशन ले सकती हूँ, वो कमीशन। द मनी विच इज पे टू इंक्रीज द सेल, हम वो पैसा जो कि हम सेल को बढ़ाने के लिए किसी को देते हैं वो कहलाता है कमीशन, सीधी भाषा। ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसमें एक सिंपल याद रखो, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज अ क्रेडिट। जैसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मालूम है क्यों नहीं है? हेड की क्या डेफिनेशन? कौन होता है? हाँ, इसमें एक हेड साइड होता है, क्या डेफिनेशन? कोई है डेफिनेशन? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक साइड को हेड बोलते हैं, दूसरे साइड को टेल बोलते हैं, यही बोल सकते बोलेंगे और क्या हैं, बोल नहीं सकते। ऐसे अकाउंट में ये दो ऐसे शब्द हैं जिसकी डेफिनेशन बनाई नहीं सकते, डेब्टर और क्रेडिटर की बना सकते, लेकिन दूसरा जो है डेबिट एंड क्रेडिट, इसी को लिखते हैं ये शॉर्ट डी आर और सी आर, इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी देर में दिखक जाएगा, बरसात आ गई तो आएंगे ही। डेबिट एंड क्रेडिट मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। ठीक। बुक डेब्ट, वो पैसा, वो लोग जो आपके रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं कि पैसा मिलेगा, रजिस्टर में एंट्री क्या लिखे, द बिजनेस मैन मे रिसीव मनी फ्रॉम वेरियस पर्सन, दिस अमाउंट मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पर्सन एंड ड्यू टू सर्वर अदर रीजन, द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम वेरियस पर्सन इज नोन एज पूरा। जैसे डेब्टर हो गया, डेब्टर से भी पैसे मिलने हैं, लेकिन डेब्टर के अलावा भी और लोग भी हैं जिनसे तुमको पैसा मिलना है, उनके टोटल को फिर हम बोल देते हैं बुक डेब्ट। मतलब जिसमें एक जगह लिखने को, जैसे तुमको केवल मान लो एक जगह से पैसा मिलना है, जिसको तुम सामान बेच रही हो, उन लोगों को बस से मिलना है तो वो डेब्टर है, लेकिन तुमको और जगह से भी मिलना है, किसी को तुमने उधार दिया था, किसी से तुमको ब्याज मिलना है, तो उन सब के पैसे को जब जोड़ देते हैं डेब्टर के साथ तो वो कहला जाता है बुक डेब्ट। ठीक। अगला आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? बैंक वाला अकाउंट जानती हूँ। हाँ, बैंक वाला अकाउंट मतलब तुम्हारा खाता। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सन, थिंग एंड नॉमिनल। अभी पर्सन, थिंग एंड नॉमिनल क्या है ये कल का चर्चा, क्योंकि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पढ़ा है स्कूल में? आएगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सिंपल याद रखो, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज नोन एज अकाउंट। इंडिविजुअल रिकॉर्ड उसको अकाउंट बोलते हैं। अब बोलो किसका रहता है? तो पूरे बिजनेस के डिफरेंट चीज़ों में, वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो थिंग भी हो सकते हैं, वो खर्चे भी हो सकते हैं। जब और डिटेल में अकाउंट के बारे में बताऊंगा तो और चीज़ और क्लियर होंगी आगे जाके। अगला इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, ये सुना तुमने, इसका दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया, सुना कभी? कुड़की सुना? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर इतना कर्जा है कि उसका सब दिख गया, उसको बोलते हैं इसका दिवाला निकल गया। उस दिवाला को इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। द पर्सन whose all property are sold to pay the debt,
वो व्यक्ति जिसका पूरा पैसा इस बात पे चला गया कि वो कर्जा चुका है, इज नोन एज इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। अ डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो पैसा नहीं दे पा रहा, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने बोला ये इंसॉल्वेंट है, अब इससे पैसा न मांगना, क्योंकि उसकी सब प्रॉपर्टी बिक गई। कुछ नहीं है उसके पास। रिसिप्ट नहीं, रसीद, जो पैसा मिलने की रसीद। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट छोड़ो। गेन क्या है? अब देखो, प्रॉफिट भी वही चीज है, गेन भी वही चीज। गेन मतलब क्या होता है? तुमको कुछ मिला, ये ना गेन बोलती, मैंने ये गेन किया। हाँ, गेन किया, पाना। तो गेन क्या होता है? सडन होता, रोज रोज नहीं होता। रोज मौका लगा तो तुमको मिलेगा, रोज नहीं मिलेगा। तो गेन इज अ अनसर्टेन प्रॉफिट इज नोन एज गेन, जो पता नहीं था कि मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो लोग टमाटर की खेती कर रहे थे, उनको मालूम था यार टमाटर 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये बिके, उन्होंने सोचा था कि 160 रुपये बिके, तो उनको अचानक से फायदा होने लगा, उसको बोलते हैं गेन। ये फिक्स नहीं था कि मिलेगा, सडन। ये तेरा हो गया कंप्लीट, है ना। अब चैप्टर तो ये सब थ्योरी स्कूल में पढ़ा देंगे, भी हम ये पढ़ाएंगे बाद में। अब तुमको जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, देन वी मूव टू, ये सब थ्योरी है, स्कूल में पढ़ाएंगे, तो पढ़ती रहना। कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लो। अभी तो यहाँ पहुँचे नहीं स्कूल वाले? नहीं, अभी फर्स्ट ही चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, आज कंप्लीट हुआ है। ये चैप्टर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ने में दिक्कत होगी, पहले अपन पढ़ेंगे ये वाला, पहले बेस कर ले फिर लगाएंगे सब थ्योरी। सर ये क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ नहीं करना, अभी केवल 11th को ध्यान से पढ़ो। जब 12th आएगा तब मेरे से फिर पूछना, मैं बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन कराना, बुक्स आ जाएंगी, उस बुक्स में 11th का भी सिलेबस होता है, 12th का भी सिलेबस। उसका पेपर कब होता है? जब तुम्हारे 12th के पेपर हो रहे हो, एंड होते हैं, उसके बाद में उसका पेपर होता है, 12th होने के बस इतना बिटिया याद रखना कि पढ़ना है तब होगा। और मन लगा के 11th की अकाउंट, 11th की बिजनेस स्टडी और 11th की इकोनॉमिक्स, ये 3 चैप्टर पढ़ने। 4 बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट, और एक है मैथ। हाँ, मैथ जो मैंने लिया है, तो मतलब मैंने ठीक किया मैथ, क्योंकि मेरे को पता है कोई गाइड करने का नहीं था। मेरी दीदी बायो से है, तो उसको और नहीं पता ये सब के बारे में, तो दीदी ने बोला कि मतलब दीदी क्या कर रही है? दीदी नीट की तैयारी कर रही है, 12th है इस साल उसका। 12th? हाँ, गई है 12th। और जिससे पूछो तो वो सही कोई बताता नहीं है। कुछ नहीं, कहीं कोचिंग में भटकने की जरूरत नहीं होगी बिटिया। अगर एक बार तूने इंट्रेंस निकाल लिया ना, तो बिना कोचिंग के तो अपने आप तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि